लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली आज मुंबई की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे रहा है। उसे 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में सरकारी गवाह बनाया गया है। अमेरिका की एक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उसने कबूला है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी साजिद मीर ने ही उसे भारत में रेकी करने को कहा था। मीर ने उसका नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड हेडली रखने को कहा था। हेडली ने अपनी गवाही में पाकिस्तान में बैठे जिन 4 आकाओं के नाम लिए हैं उनमें साजिद मीर के अलावा आईएसआई अधिकारी मेजर इकबाल, आईएसआई एजेंट अली और रिटायर्ड मेजर अब्दुल रहमान पासा के भी नाम शामिल हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस अहम खबर पे हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, आज जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से पहली बार जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही हो रही है, जब पूरी काम अदालत का चल रहा है, वो किस तरह से सेटअप है उसका और वहां कौन लोग मौजूद हैं और क्या कुछ उसके अंदर अभी मौजूदा समय में चल रहा है? प्रतीक, देखिए, ये पहली बार चर्चा में हो रहा है कि कोई विदेशी आतंकी का स्टेटमेंट हिंदुस्तान की कोर्ट में दर्ज किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे पूरा कोर्ट रूम खच्चर भरा हुआ है। जो वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निगम के साथ साथ जो दूसरा आतंकी है जो मुंबई के आसरोड जेल में बंद है, जिसका नाम अबू जुंदाल है, उनके वकील भी मौजूद है। साथ ही साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, एनआईए की टीम मौजूद है। और इस पूरी प्रक्रिया में आज सुबह 7 बजे पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पहली बार डेविड हेडली 26/11 हमले में तकरीबन 7 साल बाद उन लोगों के नाम बता रहे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए थे। आपको बताना चाहेंगे प्रतीक की पूरे अभी तक डेविड हेडली ने 4 लोगों के नाम बता चुके हैं जो 26/11 हमले के सूत्रधार हैं। पहला नाम साजिद मीर है जो सीधे डेविड हेडली के टच में रहता था और डेविड हेडली का मानना है कि साजिद मीर लश्कर तोबा के लिए काम करता है और उसी ने पूरे प्लान रचा था कि कैसे मुंबई में हमला करना है। दूसरा नाम उसने बहुत चौंकाने वाला बताया जिसमें मेजर इकबाल है जो बकारे के आईएसआई अधिकारी है, जिसने पूरी तरह प्लान ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि कैसे कैसे हमला करना है। तीसरा नाम मिस्टर अली वो बता रहा है डेविड हेडली वो भी एक आईएसआई एजेंट है जो से पाकिस्तान में मिला था। और जो चौथा नाम बता रहा है अब्दुल रहमान पासा जो रिटायर्ड मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ये अभी तक 4 नामों का खुलासा डेविड हेडली ने किया है और उनका मानना है कि इन नामों के बाद और भी कई नामों का खुलासा हो सकता है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो 2 दिन कंटिन्यू चलेगा। लेकिन जो सबसे अहम जानकारी डेविड हेडली पत्नी ने दी है, डेविड हेडली ने साफ तौर पर कहा है कि 2008 नवंबर में मुंबई हमले से पहले 2 बार मुंबई को डराने की कोशिश लश्कर तोबा ने की थी। पहला अटेम्प्ट था सितंबर 2008 में जब 10 आतंकवादी कराची से बोट लेके निकले थे, लेकिन बीच समंदर में ही उनकी जो नाव है वो एक बड़े पत्थर से टकरा गई थी जिसकी वजह से नाव पूरी तरह से डूब गई थी। लेकिन जो 10 आतंकी थे वो लाइफ जैकेट पहने हुए थे, वो किसी तरह जिंदा बच गए थे। लेकिन उस समय जो भी AK-47 जो भी वेपन्स और आर्म्स एम्युनिशन थे वो पूरा समंदर में डूब चुका था। ये अटेम्प्ट पूरा फेल हो चुका था। दूसरा अटेम्प्ट 1 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2008 में किया गया था, लेकिन वो अटेम्प्ट भी किस तरह फेल हो गया था जिसकी जानकारी डेविड हेडली नहीं बता रहा है। लेकिन जो तीसरा अटेम्प्ट था नवंबर 2008 वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ और मुंबई में इतनी बड़ा आतंकी हमला हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो लगातार चल रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निगम उससे बारीकी से सवाल पूछ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे हमले के ब्लूप्रिंट का सूत्रधार कौन है। प्रतीक, शुक्रिया विवेक। अब इस अहम खबर पे आप लगातार बने रहिए, हम आपके पास एक बार फिर कोशिश करेंगे और जानने के लिए कि क्या कुछ उसके अंदर अभी निकला है और क्या कुछ बातचीत आगे हुई है। हम आपको एक बार फिर से कोर्ट रूम का वो सीन भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि सरकारी वकील उज्जवल निकम हेडली से सवाल पूछ रहे हैं। ये एक दृश्य है जिसको हम सामने बता रहे हैं। जज अपने डायस पर सामने है। जज के अगर हम बाएं हिस्से पे बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पर टीवी है। डेविड हेडली ने स्काई ब्लू शर्ट, क्लीन शेव, ये वो तस्वीर है जो बाएं हिस्से का हमने आपको दिखाया है। हेडली के साथ एक वकील है, 2 FBI एजेंट हैं। राइट साइड की ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें दूसरा टीवी है। इसमें अबू जुंदाल एक कांस्टेबल के साथ येलो शर्ट, चेक शर्ट है, उसके साथ वो बैठा है। ये 2 लेफ्ट और राइट पे 2 टीवी हैं जिसमें आप देखें एक तरफ अबू जुंदाल है और दूसरी तरफ हेडली जो कि अमेरिका से जिसकी गवाही चल रही है। जज के हेडली के साथ उसका एक वकील है, 2 FBI एजेंट हैं। साथ साथ हेडली शांत, कूल और मतलब एक तरह से सभी सवालों का जवाब बिल्कुल बिंदास तरीके से दे रहा है। ये एक कोर्ट रूम जो हमने बताया, अमेरिकी दूतावास के लोग, क्राइम ब्रांच के लोग मौजूद हैं। इसके ठीक पीछे, अमेरिकी दूतावास के ठीक पीछे जो है वहाँ पे आप पत्रकारों को की एक तमाम पत्रकार मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे
हमारे संवाददाता सब कुछ देर पहले बता रहे थे, वो वहाँ पे मौजूद है। यूएस एम्बेसी के लोग वहाँ मौजूद हैं। जज के सामने महेश जेठमलानी, उज्जवल निकम समेत तमाम वकील इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में दिए अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आपको हम बताते हैं। हेडली ने कोर्ट में कहा है कि मैं आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सच्चा समर्थक था। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के साजिद मीर से मेरा संपर्क था, ये उसने अपने गवाही में कहा है। मेरा पहला पासपोर्ट सैयद दाऊद गिलानी के नाम से बना था। साजिद मीर के कहने पर नया पासपोर्ट डेविड कोलमैन हेडली के नाम से बनवाया, जिसमें उसका नाम हेडली आया। भारत में घुसने के लिए अमेरिकी नाम का सहारा लिया था। नाम बदलने के बाद कुछ हफ्तों के भीतर ही पाकिस्तान गया। मेरी पहली भारत यात्रा से पहले साजिद मीर ने मुझे अपनी मंशा बताई। साजिद मीर चाहता था कि मैं भारत में कोई बिजनेस या दफ्तर खोलूं। नया पासपोर्ट मिलने के बाद मैं 8 बार भारत आया, इनमें से 7 बार मुंबई गया। मेरी 7 यात्राएं सीधे पाकिस्तान से हुई, जबकि एक बार मैं यूएई से आया। साजिद मीर ने मुझसे मुंबई शहर का सामान्य वीडियो बनाने को कहा था। मुझे अंदाजा था कि मुंबई में कोई बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। ये सब कुछ गवाही में उस डेविड हेडली ने कहा है। 26/11 मुंबई हमले के बाद मैं 7 मार्च 2009 को लाहौर से दिल्ली आया, यानी 8 यात्राएं हुई, उसमें जो एक दिल्ली की है, जो लाहौर से दिल्ली की है सीधा। मेरे वीज़ा आवेदन में जन्मतिथि, स्थान, माँ का पासपोर्ट नंबर छोड़ सभी जानकारियां गलत थी। मैंने आवेदन में गलत जानकारियां दी थी ताकि वीज़ा आसानी से बन सके। इस पूछताछ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इससे भारत को अहम जानकारियां मिलेंगी। Lead us to very logical conclusion of the case, but I cannot speak about the details because I have not been briefed completely of what is happening there. Officially, if I am briefed, then I will let you know. It's already known that who is involved in the entire case and where are the backgrounds of Headley's all this working system and supports, backup and everything. So it will help us. हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही पर क्या कुछ कहना है जानकारों और नेताओं का, आइए उनकी राय सुनते हैं। हालांकि भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज असफल रही हैं डेविड हेडली को एक्स्ट्राडाइट करा के भारत लाने के लिए, जिससे कि उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन हो सकता और काफी अन्य उसके लिंकेजेस का पर्दाफाश हो सकता था। वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं से कुछ भला, कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब चूंकि वो अप्रूवर बन गया है, कानूनी रूप से उसको क्षमा प्रदान कर दी गई है, इसलिए कि वो सच उगले। मुझे लगता है कि डेविड हेडली के जो क्लूज मिलेंगे ट्रायल के समय, तो ये जो है एक काफी बड़ा लिंकेज सामने आ सकता है। हेडली का जो इंट्रोगेशन हो रहा है कोर्ट में, इसके लिए उन्होंने इजाज़त दी है, ये उनका पहला कदम है और बहुत बड़ा कदम है। और इससे ये उम्मीद करना चाहिए कि आगे भी और भी इस तरह के कदम वो ले सकते हैं जो हमारे लिए पहले नामुमकिन माने जाते थे। लेकिन अब लगता है कि अमेरिकन अब हमारे पूरे साथ हैं टेररिज्म को फाइट करने में। ऐसा हम सोच सकते हैं अब, जो अभी तक नहीं सोच सकते थे। और सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से एक खबर आ रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जी, क्या खबर है? हाफिज सईद का नाम लिया है। आपने अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा होता अभी तक ये हुआ कि डेविड कोलमैन हेडली, जो 26/11 हमले का दोषी है और 35 साल की सजा काट रहा है अमेरिका की जेल में, उसने अब फाइनली ये नाम लिया है हाफिज सईद, जो पूरे हमले का मास्टरमाइंड ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। और उसने साफ तौर पे ये कुछ नामों का जिक्र किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अब हाफिज सईद का आ रहा है। हालांकि पूरे मामले में हाफिज सईद शुरू से ही भारत सरकार को बोलता रहा है कि अगर कोई सबूत है तो सामने आए। हालांकि भारत सरकार ने कई डॉज और कई सबूत पाकिस्तान को भेजे, जिसमें हाफिज सईद का भी जिक्र किया गया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार और हाफिज सईद बार बार इस बात को नकार रहे थे कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब खुद डेविड हेडली अब हाफिज सईद का नाम ले रहा है, तो यानी कि अब हो सकता है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ एक पुख्ता सबूत भारत सरकार को मिल गया है
अब इस पूरे मामले में डेविड कोलमैन ने खुद बता रहा है कि इसकी पूरी जो ब्लूप्रिंट तैयार की गई थी वो पाकिस्तान बैठ की गई थी। कराची शहर से 10 आतंकवादी को निकाला गया था, 2 बार अटेम्प्ट किया गया था, मुंबई को दहलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके थे। तीसरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, जिसमें उसने 4-5 लोग के नाम बताए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम हाफिज सईद का बताया जा रहा है। दूसरा नाम बताया जा रहा है मेजर इकबाल का, जो एक ISI अधिकारी है। तीसरा नाम मिस्टर अली है, वो भी ISI एजेंट है। जो चौथा नाम है अब्दुल रहमान पासा, वो भी पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जनरल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 26 अगस्त हमले का जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह पाकिस्तान में बैठकर तैयार किया गया था, किस तरह ISI और लश्कर तोयबा ने इसको तैयार किया गया था। अब इसके एक एक परतें सामने खुलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि जो पाकिस्तान लगातार मना कर रहा है कि उनका हाथ 26 अगस्त हमले में नहीं था, हाफिज सईद जो बार बार बोल रहा है कि अगर भारत के पास कोई सबूत है तो वो सामने पेश करें। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं डेविड कोलमैन खुद बोल रहा है कि हाफिज सईद ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो सबसे बड़ी आप बोल सकते हैं कि भारत सरकार और जो 26 अगस्त जो जांच करता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, उनके लिए अहम सबूत बन के आ रहा है ये डेविड कोलमैन का स्टेटमेंट। प्रतीक, शुक्रिया विवेक, आप इस अहम खबर पर लगातार बने रहिए। हमारी नज़र इस पर रहेगी और हमारे साथ इसी पूरे मामले में हमारे साथ हमारे फीचर एडिटर मनोज सिंह हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हैं। मनोज जी, जिस तरह के नाम आया है और इसमें सीधा सीधा हाफिज सईद का नाम लिया है, हैंडलर्स का नाम ले रहा है, तो ये कबूलनामा अपने आप में बहुत इफेक्टिव और पहली बार सामने खुल के ये चीज़ें आ रही हैं कि किस तरह से ये पूरी योजना किस तरह से 26/11 को बनाई गई। मनोज जी। प्रतीक, इसी बात को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये जो सारे खुलासे इस वक्त हो रहे हैं, ये क्या सब इसमें सारे के सारे खुलासे नए हैं? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। 26/11 हमलों के बाद जब से डेविड कोलमैन हेडली की गिरफ्तारी हुई है, जब पहली बार FBI ने उससे पूछताछ की, उसके बाद से अब तक कई किताबें इस पर लिखी जा चुकी हैं, कई सारे प्रेस स्टेटमेंट आ चुके हैं, कई सारी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं और ये सारी की सारी बातें हेडली ने पहले ही इन्वेस्टिगेटर्स को बता रखी थी। इसमें से ऐसा कोई बात नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि वो मुंबई हमलों के बाद दोबारा एक बार भारत विजिट करने आया। लेकिन इन बातों का अब महत्व क्या है, ये जानने वाली बात है। पिछले 2 साल से होम मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय ने जिस तरह के एफर्ट्स किए हैं, उसका ये नतीजा है कि आज आपने डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका के साथ अपने संबंधों की वजह से अदालत में ले आने का मौका ले आए। अब ये जो तमाम सबूत थे जो हमारे डॉसियर्स का हिस्सा हुआ करते थे, जो हम पाकिस्तान को देते थे और कहते थे कि ये सारी जानकारियां हैं, मगर वो कानूनी रूप से वैध नहीं थी। अब जबकि डेविड कोलमैन हेडली के इस पूरा जो स्टेटमेंट है उसको एक कानूनी जामा पहनाया जा चुका है। इस वक्त जो वो स्टेटमेंट दे रहा है अमेरिका में बैठकर भारत में रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वहाँ उसके साथ में FBI एजेंट मौजूद हैं, उसका अपना वकील मौजूद है। भारत में यहाँ अदालत में उज्ज्वल निकम जो है वो पूछताछ कर रहे हैं भारत सरकार की ओर से, NIA की ओर से, और डेविड कोलमैन हेडली को महेश जेठमलानी के रूप में एक वकील दिया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझिए कि वो जो बातें कह रहा है इस वक्त, वो सारी बातें अब वैध हो चुकी है, कानूनी स्टेटमेंट हो चुका है अदालत के सामने, और दुनिया की किसी भी अदालत में इस स्टेटमेंट को एक सबूत के तौर पर माना जाएगा। और इन सारी बातों को, जो इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहले से थी, हमारी एजेंसियों के पास पहले से थी, अब वो एक सबूत बन चुकी है। ये बात महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मनोज जी, हम इस पे लगातार बने रहेंगे और यही जानना चाहेंगे कि जिसकी तरह आप इशारा कर रहे हैं, मैं सीधा यही बात होना चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि जो भी आप दे रहे हैं सबूत वो नाकाफी हैं, जबकि लखवी का पूरा केस उनके सामने मौजूद है। अब सब बार बार हम कहते रहे हाफिज सईद की बात, तो ये कितना वहां पर दबाव बनेगा और कितना हम ये कह सकेंगे कि नहीं, हम इसको अब बिल्कुल एक 0 पॉइंट पे ले आए हैं। और मीडिया के सवालों को जवाब के लिए तमाम सारे सवालों को कोर्ट में क्या पहचाना है डेविड कोलमैन हेडली ने, क्या हुआ है सर? बस उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं हाफिज सईद के कहने पे मैं LET का काम किया हूँ, और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के पहले 26/11 के पहले 2 और कोशिश हुए थे जो असफल रहे, और यही 10 लोग जो 26/11 को आए थे वो 2 बार पहले भी आ चुके थे,
लेकिन उस समय उनका जो प्रयत्न था वो असफल रहा। एलटीटी का रोल एक्सप्लेन किया है किस तरह से? नहीं, अब तक why you need to be present here in the court today? Why you need to be present in the court today? I was consulted by the lawyers I was consulted for the lawyers of Mr. Headley before he turned approver and decided to get evidence. They wanted to know the procedure, and they consulted me to find out what the consequences of all that will be. Sir, there is one more important thing that some people are saying that even if this deposition is there in the court, it needs to be substantiated with the circumstantial evidence. Do you think that this particular statement of his? See, all that do you is think it will matter? All that is Will for that the matter? all that is for the prosecutor. I am only here as a watching advocate. As a for the legal approver. expert, we would like to know. I can't do more than that. I can't say more than that. It's a prosecution. This case is between prosecution and defense. I am here for the approver to cooperate with the prosecution and help advance his case further, whatever he wants to do in this particular trial and maybe more. So much of what has already been said is already there in the public domain. Has there been any new revelation that has been made, sir? Yeah, you will see that you see right now there's a bar on anybody talking about the proceedings, but I think the evidence will be quite significant. Thank you, sir. Thank you. तो महेश जेठमलानी बाहर बता रहे थे कि किस तरह से वो यहाँ पे एक मौजूद थे और हाफिज सईद का नाम, और उससे पहले 2 बार रेकी हुई, यानी 26/11 से रेकी ही नहीं बल्कि 2 बार हमले की कोशिश की गई। उसके लिए बाकायदा रेकियां हुई। 7 बार हेडली ने कहा कि वो मुंबई आया। 1 बार उसने कहा कि हमले के बाद 26/11 के हमले के बाद वो सीधे लाहौर से दिल्ली आया। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे मुंबई, जहाँ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक, हाफिज सईद का नाम साफ साफ लिया है, साथ ही साथ आज जो लोग मौजूद थे, क्योंकि वो बहुत अहम है, तमाम ये जानकारियां टुकड़ों में मिलती नहीं है। ये बात सही है, मनोज जी अभी जैसा कह रहे थे कि टुकड़ों में मिलती नहीं है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच, यूएस एम्बेसी, FBI और जिस तरह से हेडली, तमाम लोग हैं यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से वाई चल रही है, एक सबूत के तौर पे, दबाव के तौर पे आगे आने वाले समय में इस केस को मजबूती के साथ रख सकता है। विवेक, बिल्कुल सही कहा प्रतीक आपने। देखिए बिल्कुल सही कहा प्रतीक आपने। देखिए अब ये केस के बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेज पर है, जब खुद डेविड कोडमैन हेलमी जो इस पूरे मामले में दोषी है, जिसे अमेरिका ने 35 साल की सजा भी सुनाई है, अब वो धीरे धीरे इस पूरे मामले की परत खोलता जा रहा है कि आखिरकार कैसे वो ISI एजेंटों के संपर्क में आया, किस तरह वो LET के संपर्क में आया। तो ये जो सुनवाई है आज सुबह तकरीबन 7 बजे भारतीय समय से शुरू हो गई थी, और जब हम बताना चाहेंगे कोर्ट रूम का जी विवेक, शुक्रिया, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक अहम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो नावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हम उनसे जानना चाहेंगे। नावेद साहब, जिस तरह से ये गवाहियां चल रही हैं यहाँ पर, और खास तौर से हेडली ने जिस तरह से नाम लिया है और हाफिज सईद का नाम लिया है, अपने हैंडलर्स का नाम लिया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाहेंगे। नावेद साहब, देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक है उनकी एविडेंस का, और जो भी मैंने अभी सुनी है आपके से कि उन्होंने नाम लिया है, अब देखना यह है कि नाम किस बुनियाद पे लिया है। वो ये नाम लिया है कि उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी उनके साथ किया है, कि या कि उन्होंने ये नाम किया उनका इंस्पायरेशन हुई है। इंस्पायरेशन और कॉन्स्पिरेसी का बहुत फर्क होता है। अगर तो इंस्पायरेशन है तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि इंस्पायर तो बंदा अपने सोच के, अपने मकसद जो होता है और उसके हिसाब से देखा जा रहा है। लेकिन अगर वो कॉन्स्पिरेसी है तो फिर उसकी एविडेंस आएगी, तो नेचुरली इसके फिर रद्द-ए-अमल आना चाहिए। और पाकिस्तान भी ऑलरेडी जब तैयार है इन चीज़ों के लिए कि भाई अगर कोई आपके पास एविडेंस है तो हमें दें, तो हम उस पर करेंगे, बिल्कुल, और करेंगे। जी, मतलब आप इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि अगर आप वो कॉन्स्पिरेसी है, जैसे उन्होंने बार बार कहा कि 2 बार हमले की और कोशिश हुई, 26/11 से पहले 2 बार कोशिश हुई, उन्होंने अपने नाम लिए हैं, बाकायदा नाम लिए हैं, कॉन्स्पिरेसी के बारे में उन्होंने साफ साफ इस बात कहा है, और जिस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सारे गवाह और सारी चीज़ों पर बात हो रही है, तो लगता है कि पाकिस्तान इस पर एक्ट करेगा। और कोर्ट जो इस बारे में बार बार कहती है कि तमाम साक्ष्य नहीं है। देखिए जी, हमने तो पहले भी आपसे एविडेंस से मांगी थी कि जब एविडेंस मिल जाती है तो कोर्ट ऑफ लॉ उसके ऊपर एक्शन होगा, बिल्कुल। तो जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो, सिर्फ हेयर से हो या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, तो वो चीज़ और है। ये एविडेंस के उसके हिसाब से क्रॉस एग्जामिन होता है, और यही तरीका है जो एक लीगल तरीका है, उसके हिसाब से होगा। ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ वो एक ऐसी बात की जा रही है जो कि किसी और बिना पे कही जाए, तो उसके लिए तो फिर एविडेंस नहीं होगी, तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ से बरी हो जाता है बंदा। यही तो वजह है, तो हम कंक्रीट एविडेंस चाहते हैं।
जी शुक्रिया नावे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये तमाम जो साक्ष्य हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो आ रहे हैं गवाही में, वो काफ़ी साबित होंगे और कहीं ना कहीं इस पर दबाव बनेगा और कहीं पाकिस्तान भी एक्शन लेते हुए दिखाई देगा, क्योंकि बार बार भारत अपने डोजियर्स में ये बात कहता रहा है।